तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों आज का पहला सवाल है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोगों को इसमें दिया गया है सबसे पहले कि इनका द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करना है। जब शून्य निकल जाए उनके बाद शून्यकों और गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो इनमें दो बातें हैं, एक क्या है क्या कि शून्य ज्ञात करें, दूसरा शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करिए। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल ये पूछा गया है और उससे पिछले साल भी ये पूछा गया था। संख्या बदलता है हर बार और लेकिन चीज यही रहता है। चलिए अब देखते क्या है कि x² + 7x + 10 के शून्य कैसे ज्ञात होता है। तो शून्य निकालने का क्या है, जो फर्स्ट में दिया है और जो लास्ट में दिया है उनको पहले गुना कर दीजिए। फर्स्ट में x², लास्ट में 10, तो इनको गुना कर देंगे तो 10x²। फिर देखेंगे बीच में क्या है, बीच में 7x है। अब हम लोगों का नियम क्या है कि ऐसा दो संख्या का खोज करते हैं कि उनको जोड़े या घटाए तो ये बीच में जो है वो आ जाए और गुना करे तो फर्स्ट लास्ट को गुना करके जितना आया है वो आ जाए। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल जैसे कि ये लिए हुए हैं x² फर्स्ट है, लास्ट है 10, तो 10 गुना x², तो 10x², बीच में 7x, तो दो संख्या कैसे निकालेंगे ये बताता है। फर्स्ट लास्ट को गुना करने के बाद आया कितना 10, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 2 से 5 बार में। ठीक है, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 और 5। तो हम लोग दो संख्या क्या क्या लेंगे, एक 2x लेंगे और एक 5x लेंगे, क्योंकि 2x और 5x कितना x होता है 7x होता है। और 2x और 5x को अगर एक दूसरे के साथ गुना कराया जाए तो 2 पंचे 10x गुना x x², तो 10x² भी आ रहा है और 7x भी आ रहा है। तो हमें वो वैसा दो संख्या का खोज करना था कि गुना करके जो लाए हैं वो आए और बीच में जो है वो आए, तो वो दोनों चीज आ रहा है। ठीक है, तो हम वो दो संख्या का उपयोग कर लेंगे। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट को कुछ मत कीजिए, फर्स्ट जैसे x² है उसको जैसे के तैसे लिख दीजिए, बीच में वही लिखना है जो सोचे क्या है, एक 2x सोचे हैं एक 5x सोचे हैं, तो 2x + 5x, और लास्ट में क्या है 10, उसको भी कुछ नहीं किया, उसको जैसे के तैसे लिख दिए। फर्स्ट x² को जैसे के तैसे लिख दिए, लास्ट 10 को जैसे के तैसे लिख दिए, मगर बीच में जो 7x है यहाँ 7x नहीं लिख के जो हम लोग सोचे हैं वही चीज लिख दिए। कोई दिक्कत है? चलिए अब क्या है कि हम लोगों को कॉमन लेना पड़ता है, और कॉमन लेने का मतलब हुआ कि जो चीज़ दो जगह हो उन्हें आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो x² में भाग देंगे x से, तो यहाँ का x और ये x² को अगर लिख दे x गुना x, तो वही बात हो गया, यहाँ का भी x कट गया, क्या बचा x बचा, तो x लिख दिए, प्लस फिर यहाँ ये 2x से भी x निकाले हैं तो 2x को किससे भाग देंगे x से, तो ये x खत्म हो गया, क्या बचा तो 2 बचा। ठीक है, और यहाँ क्या है प्लस है, प्लस लिख दिए। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में तो x कॉमन था, फिर ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो 2 पंचे 10, इसका मतलब यहाँ भी 5 है, तो हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो 5x में भाग देंगे किससे 5 से, तो 5 कट जाएगा, क्या बचा x, प्लस है प्लस लिख दिए। कॉमन जो 5 लिए थे इससे और इससे दोनों से लिए थे, फिर इसका मतलब 10 से भाग देंगे किसमें 5 से, क्योंकि 5 कॉमन लिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 पर 2 करेंगे तो 2 ही होगा। कोई दिक्कत है? तो अंदर में देखिए x + 2 है, यहाँ पे अंदर में x + 2 है, तो हम लोगों का हिसाब क्या है सही है। अगर अंदर वाला सेम आता हो तो समझ जाइए आपका हिसाब क्या है सही है। तो देखिए x + 2 इंटू क्या लिख सकते हैं x प्लस यहाँ पर क्या है 5 है तो +5 लिख दिए, मतलब दोनों में से एक ठो को लिख दिए हैं, फिर ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ का x और प्लस यहाँ का 5 को लिख दिए। कोई दिक्कत है? चलिए हमारा लगभग काम हो चुका है। तो ये तो आया, दो गुणनखंड आ गया इसका, हमें तो शून्य ज्ञात करना है, तो जब तक इसको 0 के बराबर नहीं करेंगे तब तक दो मान कैसे आएगा। इसलिए जो है यदि हम लोग मान लेते हैं कि यदि इतना कितना हो जाए 0 हो जाए, इसका मतलब ये भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। लिखते हैं यदि x² + 7x + 10 बराबर क्या हो 0 हो, तो यदि ये 0 के बराबर है तो इसी को सॉल्व करके ये लाए हैं, तो इसका मतलब ये भी किसके बराबर होगा
0 के बराबर होगा। तो x प्लस 2 और इंटू क्या है x प्लस 5, ये भी होगा 0 के बराबर। एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो x प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, प्लस का 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2, और x प्लस 5 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया, प्लस का 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया ज्ञात, 2 गो शून्य ज्ञात हो गया। तो द्विघात बहुपद इतना का 2 शून्य, एक -2 होगा, एक -5 होगा। कभी कभी सवाल क्या रहता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें, बस शून्य तक सवाल सीमित रह जाता है। तो शून्य तक सीमित रह जाएगा तो यही करके छोड़ देंगे, इससे में हम लोगों का फुल नंबर आ जाएगा, मतलब 2 नंबर पूछेगा तो 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अभी इसमें क्या है कि एक और बात है, ज्ञात करने के बाद, शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो अब इससे हम लोग आगे करेंगे, मतलब जांच की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो हम लोगों का जो 2 मान आया है, 2 शून्य का आया है, तो एक को मान लीजिए आप लोग अल्फा, माना कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। आप मान सकते हैं इनको, या तो इनको मान लीजिए अल्फा, या इनको मान लीजिए बीटा, या ये बीटा ये अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो हम मान लिए इसको अल्फा और इसको बीटा मान लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जांच करना, क्योंकि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और गुणनफल होता है। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल का सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जांच स्टार्ट करते हैं। जांच में लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला -b/a होता है। यानी शून्य द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का कहने का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या हुआ, -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान हमने क्या माना है अभी, -2 माना है, प्लस बीटा का क्या मान माना है, -5 माना है। तो डबल चिन्ह एक साथ, तो एक में ब्रैकेट बराबर -b/a। -b का मान कितना है, तो b का मान कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को द्विघात बहुपद का मानक रूप पता होना चाहिए, तभी ही आप ज्ञात कर सकते हैं उनका b का मान क्या है, a का मान क्या है। तो देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ये मानक रूप। और यहाँ पे क्या होता है कि x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, जो बाकी बचा वो अचर पद होगा यानी c। ठीक है, तो यहाँ पे मांगा है -b/a। तो यहाँ देखिए इस बहुपद में कि x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, x का गुणांक क्या है 7 है, और बाकी जो बचा वो अचर पद हो गया। तो x² के गुणांक को हम लोग a बोले, और x के गुणांक को b बोले, और जो बाकी बचा उसको c बोले। मानक रूप में देख लीजिए x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b, बाकी जो बचा c होगा। तो यहाँ मांगा है -b/a, माइनस तो बैठा दिए हैं b का मान, तो b क्या है कि x का गुणांक b कितना है 7 है, तो यहाँ बैठा देंगे 7, अब बट्टे a का मान कितना है, तो x² का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ क्या है 1 है, तो 1 लिख दिए। अब देखिए -2 है, -2 लिख दिए, प्लस माइनस का 5 बराबर कितना, 1/-7 करेंगे तो 1/7 करेंगे तो 7 ही होगा, तो माइनस है तो माइनस लिख दिए। तो क्या हो गया, -2 -5 कितना हो गया, -7 बराबर -7। यानी शून्यकों का जो क्या था, मतलब शून्यक तथा गुणांक, तो ये आपका शून्यक हो गया अल्फा बीटा, और -b/a इसका क्या हो गया, गुणांक का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए, तो इसमें सत्यता की जांच हो गई। तो अब क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। नाउ अब करना है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का कहने का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा हम लोग माने हैं -2, तो -2 लिख दिए, इंटू बीटा क्या माने हैं -5, तो -5 लिख दिए, बराबर c/a। c क्या है, तो अचर पद ये c का मान 10 है, बट्टे a क्या है, a का मान 1 है, यानी x² का गुणांक 1 कहलाता है, 1 है।
तो माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10 बराबर 1/10, तो 10। यहाँ भी 10 बराबर 10 आ गया। ठीक है, तो हम लोगों का शून्यकों की संबंध की सत्यता की जांच हो गया पूरा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं और अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर का सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 135 और 225 का HCF यानी मौसा ज्ञात करें। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म जो हम लोग बोले इनका दूसरा नाम है प्रमेयिका। प्रमेयिका बोलिए या एल्गोरिथ्म बोलिए, दोनों बात एक ही है। प्रमेयिका है, प्रमेयिका। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनका फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। तो हमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा उसको a मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको b मान लेंगे, क्योंकि हमें जो छोटा है उसको बड़े वाले से भाग देना करना है, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग करना है। तो मान लेते हैं, माना कि a कितना 225, जो बड़ा है उसको a मान लिया और छोटा जो है b मान लिया किसको 135 को। तो हम लोग छोटे से बड़े में क्या करते हैं, भाग करते हैं, बड़े में भाग देते हैं छोटे से। तो फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का a बराबर BQ प्लस R, जहाँ जो R का मान है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन b से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे 7 क्लास में कि भाज्य बराबर भाजक गुना, भाजक लिख देते हैं भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर a बराबर BQ प्लस R लिए हैं, तो यहाँ हम लोग भाज्य को a बोल दिए, बराबर भाजक को b बोल दिए, इंटू भागफल को q बोल दिए, प्लस शेषफल को r बोल दिए। तो क्या हो गया फार्मूला, a बराबर b गुना q BQ प्लस R। ये हो गया फार्मूला भाज्य का। ठीक है, तो मतलब जैसे कि a ले लिए, ये हो गया भाज्य, b ले लिए भाजक, यहाँ q दे दिए, ये हो गया शेषफल, हाँ मतलब भागफल, और ये यहाँ r ले लिए, ये हो गया शेषफल। तो हम लोगों को जो है छोटे से बड़े में भाग देना है, यानी 135 से हम लोगों को भाग देना है 225 में। तो देखिए 135 को 225 से भाग देंगे तो कितना होगा, एक बार में कितना 135, क्योंकि दो बार में 270 हो जाता है। 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, इससे 45 लिया खत्म 90। फिर इसको जब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 90 भाग देंगे किस में 135 में, तो कितना बार में, दो बार में 180 हो जाता है, एक बार में 90 ही लेंगे। तो कितना हो गया 5, इधर लेंगे 12 में 9 गया 4, इससे 45 लिया तो खत्म 45 भागा, फिर कितना करेंगे 90, तो 45 दूनी 90। अब देखिए अंतिम शेषफल क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो अब हम लोग भागा को रोक देंगे और जस्ट इसके ऊपर वाला जो ये देख रहे हैं ना, यही क्या हो गया HCF हो गया। ठीक है, अब इनको लिखते कैसे हैं देखिए। अब जैसे ये 225 है तो 225 किसका मान है, तो a का मान है, और ये जो b है, b कितना है 135 है, और ये क्या है q कितना है, तो 1 है। तो फार्मूला क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, a का मान कितना है 225 है। ठीक है, बराबर BQ, b का मान क्या है 135 है, बीच में कुछ नहीं क्या है गुना है, q का मान क्या है, q का मान 1 है। अब प्लस R का मान क्या है, R का मान 90 है। ठीक है, चलिए 225 हो गया। और अब फिर करते हैं, अब ये 135 है तो 135 लिख देंगे, 135 बराबर, अब यहाँ पे काम करेगा ये 135, a का काम कर रहा है ये b, और ये क्या हो गया q हो गया, और ये किसका मान हो गया r का मान हो गया। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिखिए 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45, फिर 90 होगा तो 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, जैसे 225 लिखें तो 225 को कैसे लिखें 135 गुना 1 जोड़ 90, 135 को कैसे लिखें 90 गुना 1 जोड़ 45, फिर 90 को क्या लिखेंगे 45 गुना 2 जोड़ 0। तो अभी क्या लिख रहे हैं 135 में क्या कर सकते हैं 90 गुना 1 जोड़ 45। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर 135 हो गया, अब क्या 90 है तो 90 बराबर लिख देंगे 45 गुना कितना है 2, अब प्लस शेषफल क्या है 0। और जब अंतिम शेषफल हम लोगों का 0 हो जाता है तो ये जो है हम लोगों का क्या कहलाता है, तो HCF कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि अंतिम शेषफल 0 है इसीलिए 225 और
135 का HCF बराबर 45 होगा। ठीक है, यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें? तो चलिए अब जानते हैं तीसरे नंबर के सवाल को। तो तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो ये रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के टोटल 4 नियम हैं। एक ग्राफीय विधि और एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि और एक वज्रगुणन विधि। और फाइनल एग्जाम में आप लोगों का प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से ज़्यादा सवाल रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से बना देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का वज्रगुणन विधि से हम बना देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ जैसे कि रैखिक समीकरण युग्म इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला, अगर सिर्फ ये बोलता कि रैखिक समीकरण युग्म इतना को हल करें, तो आप विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, ग्राफी किसी भी विधि से सॉल्व करते, कोई दिक्कत नहीं था। मगर अभी क्या बोला है? प्रतिस्थापन विधि। जो विधि बोलेगा उसी विधि से सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल एग्जाम में जैसे बोले वैसे करें। तो अभी क्या बोला? रैखिक समीकरण युग्म इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या है? x + y बराबर 14 है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और क्या है? x - y बराबर 4 है, यह समीकरण 2 हो गया। तो हमें तो प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि किसी एक समीकरण से काम करते हैं। तो जैसे हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं, दूसरे समीकरण से काम करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। एक से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम समीकरण 2 से अगर काम कर रहे हैं तो लिख देंगे x - y बराबर 4। यहाँ तो या तो x या तो y का मान हम लोगों को संभावित मान निकालना है एक। चलिए x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या लिख देंगे? 4। माइनस का y को उधर भेजे तो प्लस का y। इनको मान लीजिए समीकरण 3। जैसे अगर हम काम करते हैं किससे? समीकरण 1 से, तो क्या लिखते हैं? x + y बराबर 14। तो x का बराबर क्या लिख सकते थे? प्लस का 14, y को उधर भेजते तो 14 माइनस y। इनको मान लेते समीकरण 3। अभी लेकिन हम किससे काम किए हैं? दूसरे से। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कीजिए या वैसे कीजिए, दोनों सही है। तो अभी हम लोग मतलब दूसरे समीकरण से कर रहे हैं। तो ये जो समीकरण जो 3 बनाए हम लोग, किसका मान आया? x का। तो हम लोग निकाले किससे हैं? 2 से ये चीज़ निकाले हैं। तो ये जो x का मान है 2 में नहीं रखेंगे, जिससे काम करेंगे उसमें नहीं रखना। इसका मान अब रखना है 1 में। जैसे अगर 1 से काम करते हैं तो हम 1 में नहीं रख के 2 में रखते हैं। अभी 2 से किए हैं तो रखेंगे किस में? तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इनका मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिख देंगे समीकरण 1 में लिख सकते हैं x का मान रखने पर, या समीकरण 3 का मान रखने पर लिख देते हैं x का मान रखने पर। x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में जो है x का मान हम लोग रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x + y बराबर 14। x + y बराबर 14 है, तो x का मान कितना है? तो 4 + y है, तो x के जगह में 4 + y लिख सकते हैं। प्लस क्या? y बराबर 14। अब देखिए, अब 4 प्लस का है उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो एगो y, इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी आगे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 y जोड़ 1 y, तो कैगो y? 2 y बराबर कितना? 14। अब प्लस का 4 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 4, या y का मान कितना हो गया? 14 में 4 जाएगा तो 10। अब 2 यहाँ गुणाम था तो इधर आएगा तो भाग में, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 करेंगे तो 5 ही होगा। इसीलिए x बराबर y बराबर कितना हो गया? 1/5 करेंगे तो 5 होगा। हमें y का मान प्राप्त हो गया है। अगर यह y का मान अगर यहाँ रख दें तो y का मान 5 है, और 5 4 9, 9 किसका मान आ गया? x का। और रैखिक समीकरण युग्म में जैसे x y है तो मान भी किसका आएगा? x y का। अगर यहाँ p रहता, यहाँ q रहता, यहाँ भी p रहता, यहाँ q होता, तो किसका मान आता? p और q का। ठीक है, अभी जैसे x y है तो x से y का मान आएगा। चलिए अब इनको जो है किस में रख देते हैं? समीकरण 3 में। अब इनका मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मगर यहाँ जिससे काम करेंगे, जैसे कि समीकरण 2 से काम किए तो इनसे हम x का मान निकालें, इनका मान समीकरण 2 में ही नहीं रखेंगे, तब रखेंगे 1 में। यदि हम 1 से काम करते तो हम 1 में ही नहीं रखते, तब रखते 2 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई बात नहीं है। जैसे y का मान आप 3 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। लेकिन 3 में रखने पे क्या होता है कि सीधे आंसर हमको x का मान प्राप्त हो जा रहा है, तो क्यों उतना मतलब झोल में पड़ेंगे। तो चलिए समीकरण 3 में
y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, तो ये है x बराबर 4 प्लस वाई। तो या x बराबर लिख सकते हैं 4 प्लस वाई की जगह हम लिख सकते हैं 5, इसलिए x का मान हो गया 5 4 9। तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।